हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो तुलनात्मक सिद्धांत था उसके बारे में पढ़ा था, जो डेविड रिकार्डो के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो भी आपका अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत से ही रिलेटेड है। वो आपका है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत, या इसको हम हेक्सर-ओह्लिन सिद्धांत भी कह सकते हैं। मॉडर्न थ्योरी और हिक्सर-ओह्लिन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत या हिक्सर-ओह्लिन सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धांत का अगर प्रतिपादन की बात करें तो वो एक स्वीडिश अर्थशास्त्री है हेक्सर ने, स्वीडिश इकोनॉमिस्ट हेक्सर ने 1919 में किया था। एक उनके द्वारा एक लेख लिखा गया था 1919 में, उसमें इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो आधुनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसका विकास की अगर बात करें तो उसके शिष्य बर्टिन ओह्लिन द्वारा अपने पहले शोध निबंध में, जो उसका शोध निबंध था सबसे पहले 1924 में, और फिर एक उसकी बुक थी इंटरनेशनल एंड इंटर रीजनल ट्रेड 1933 में इसका आगे इसने इसका क्या किया, विकास किया। यह सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत का खंडन नहीं करता, यानी कि जो हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो तुलनात्मक लागत सिद्धांत किया था उसका यह खंडन नहीं करता, यानी कि उसका विरोध नहीं करता, बल्कि उसका क्या करता है, सपोर्ट करता है, समर्थन करता है। तुलनात्मक लागत सिद्धांत के अनुसार तुलनात्मक लागतों में पाए जाने वाले अंतर के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। जैसे जिस प्रकार से हमने पढ़ा था वह जो तुलनात्मक लागत सिद्धांत में क्या था, वह जो तुलनात्मक लागतों में अंतर पाया जाता है उसी के कारण आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। परंतु इस सिद्धांत में स्पष्ट नहीं होता कि तुलनात्मक लागतों में अंतर का वास्तविक कारण क्या है, यानी कि तुलनात्मक लागतों में जो अंतर पाया जाता है उसका वास्तविक कारण क्या है, क्यों तुलनात्मक लागतों में अंतर पाया जाता है। आधुनिक सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि तुलनात्मक लागतों में पाए जाने वाले अंतर का जो मुख्य कारण क्या है। इस सिद्धांत के अनुसार संसार के विभिन्न देशों में साधन संपन्नता फैक्टर एंडोमेंट में विभिन्नता पाई जाती है, यानी कि जो विभिन्न देश होते हैं उनमें अलग अलग साधनों में क्या है, संपन्न होते हैं। किसी देश में कुछ साधन, जो उत्पादन के साधन होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और किसी में कम होते हैं। तो इस प्रकार से जो उनकी साधन संपन्नता है वो उन देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्वपूर्ण कारण बनती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैसे साधन संपन्नता से हमारा अभिप्राय देश में उपलब्ध उत्पादन के साधनों की मात्रा है। उदाहरण के लिए कुछ देश में श्रम की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है और कुछ देशों में पूंजी की मात्रा अधिक होती है। साधन संपन्नता की विभिन्नता के कारण साधनों की कीमतों में भी क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। साधनों की कीमतों में अंतर साधनों की सापेक्ष दुर्बलता अथवा बहुलता पर निर्भर करता है। साधनों की कीमतों में अंतर होने के कारण वस्तुओं की लागतों में भी अंतर पाया जाता है। तो इस सिद्धांत से हमें ज्ञात होता है कि तुलनात्मक लागतों का अंतर मुख्य कारण क्या है, साधन संपन्नता की विभिन्नता है। साधन संपन्नता की विभिन्नता तथा कीमतों में अंतर के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। प्रत्येक देश उस वस्तु का निर्यात करेगा जिसके उत्पादन में उस साधन का प्रयोग किया जाता है जो सापेक्ष रूप से सस्ता है और अधिक मात्रा में उपलब्ध हो, और इसके विपरीत उस वस्तु का आयात करेगा जिसके उत्पादन में उस साधन का प्रयोग किया जाता है जो सापेक्ष रूप से महंगा तथा कम मात्रा में उपलब्ध हो। तो इस सिद्धांत के अनुसार केवल पूर्ति की दशाएं नहीं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के स्वरूप को निर्धारित करती है, यानी कि जो इस सिद्धांत के अनुसार केवल पूर्ति की दशाएं ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के स्वरूप को क्या करती है, पैटर्न को निर्धारित करती है। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं जो आपका तो अगले हम जो आपका साधारण शब्दों में अगर लेके चलें तो जो परंपरावादी जो लेखकों के अनुसार ओह्लिन सिद्धांत भी जो दो उत्पादन के साधन है और दो ही उसके अंदर वस्तुएं हैं और दो देशों का ये एक प्रकार से मॉडल है, परंतु बाद में यह एक साधन पर ही आधारित हो गया। व्यापार का आधार देशों के बीच वस्तुओं की सापेक्ष लागतों में पाया जाने वाला अंतर है। ये लागत अंतर परंपरावादी सिद्धांत के कीमत अंतर के समान है। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं जो आपकी क्या क्या इसकी मान्यताएं हैं। जो आपका हिक्सर-ओह्लिन सिद्धांत की मान्यताएं क्या क्या हैं, या जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है उसकी क्या क्या अजम्पशंस हैं, क्या क्या इसकी मान्यताएं हैं। सबसे पहले 2x2 का ये मॉडल है। 2x2 का मतलब क्या होता है, इसमें दो देश हैं, दो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और जो उत्पादन के साधन हैं वो भी आपके दो ही हैं, श्रम और लेबर। दो देशों में किसी एक वस्तु के लिए एक ही उत्पादन फलन होता है, यानी कि जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो एक ही होता है, परंतु विभिन्न वस्तुओं के लिए विभिन्न उत्पादन फलन होते हैं। एक देश के अंदर साधन गतिशील है परंतु दो देशों के बीच गतिहीन है, यानी कि एक ही देश के अंदर जो होते हैं वह साधन गतिशील है और दो
दो देशों के बीच वो क्या है, गतिहीन है। सभी बाजारों में पूर्ण प्रतियोगिता है। इसका कारण है सभी साधन काम पर लगे हुए हैं। साधनों को उनके सीमांत उत्पादन के अनुसार पुरस्कार मिलता है। वस्तुओं की कीमत सीमांत लागत के बराबर रखी जाती है। वस्तुओं के विनिमय पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं, अर्थात स्वतंत्र व्यापार होता है। विभिन्न देशों की रुचियां समान है। उत्पादन की समान तकनीक का प्रयोग किया जाता है। यातायात की कोई लागत नहीं है। विभिन्न देशों में विभिन्न साधन संपन्नताएं हैं पाई जाती हैं। इस प्रकार से हमने जो आपकी क्लासिकल जो थ्योरी की थी इंटरनेशनल ट्रेड की, उसी जो मान्यता उसके अंदर थी, सेम वही मान्यताएं इसके अंदर भी है। नेक्स्ट इसके अंदर जो अजम्पशंस है वो आपके वस्तुओं का उनके साधन प्रधानता के रूप में वर्गीकरण किया जाता है, जैसे पूंजी प्रधान वस्तुएं हैं या श्रम प्रधान वस्तुएं हैं। सभी वस्तुओं का उत्पादन फलन प्रथम डिग्री का समरूप उत्पादन फलन है, यानी कि फर्स्ट डिग्री होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है। इसका अभिप्राय है कि उत्पादन के साधनों को दुगना कर दिया जाए तो उत्पादन भी क्या हो जाता है, दुगना हो जाएगा। आगे हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, व्याख्या किस प्रकार से इसकी की जा सकती है। ओहिलिन के अनुसार जो अंतर्राष्ट्रीय या अंतर क्षेत्रीय व्यापार की एक विशेष स्थिति है, इनके जो आपका ओहिलिन के अनुसार जो आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, जो आप अंतर क्षेत्रीय व्यापार की एक विशेष स्थिति है। ओहिलिन का कथन है कि विभिन्न देशों में साधन संपत्ति भिन्न भिन्न होती है, अर्थात कई स्थानों पर श्रमिक अधिक होते हैं तथा पूंजी कम होती है, और इसके विपरीत कई स्थानों पर पूंजी अधिक होती है और श्रम क्या होती है, कम होती है। विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन फलन भी भिन्न भिन्न होता है, अर्थात विभिन्न वस्तुओं का उत्पाद करने के लिए साधनों का विभिन्न अनुपात में संयोग किया जाता है। कुछ वस्तुओं के उत्पादन के लिए सापेक्ष रूप से श्रम का अधिक अनुपात में तथा पूंजी का कम अनुपात में प्रयोग किया जाता है, जबकि कुछ वस्तुओं के उत्पादन में अधिक पूंजी तथा कम श्रम की आवश्यकता होती है। इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में उन्हीं वस्तुओं को उत्पादन करने के लिए उपयुक्त होता है जिनके उत्पादन के लिए आवश्यक साधन सापेक्षिक रूप से अधिक मात्रा में उपलब्ध हो। एक क्षेत्र उन वस्तुओं के उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं होता जिनके उत्पादन के लिए ऐसे साधनों की अधिक मात्रा की आवश्यकता हो कि वहाँ कम मात्रा में पाए जाएं या बिल्कुल भी उपलब्ध न हो। इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों की विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन करने की क्षमता क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। अतः साधनों की संपन्नता में अंतर क्षेत्रीय व्यापार के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भी मुख्य कारण होता है। ओहिलिन के अनुसार अंतर क्षेत्रीय व्यापार के होने का अपेक्षा तात्कालिक कारण है वस्तुएं घर में पैदा की जाने की अपेक्षा बाहर से मुद्रा के रूप में सस्ती खरीदी जा सकती है, और यही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। हिक्सर ने सन 1919 में अपने लेख में द इफेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में परंपरावादी तुलनात्मक लागत सिद्धांत का समर्थन करते हुए माना था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तुलनात्मक लागतों के अंतर के कारण होता है, परंतु परंपरावादी सिद्धांत में यह ज्ञात नहीं होता कि तुलनात्मक लागतों में अंतर क्यों पाया जाता है। हिक्सर ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए तुलनात्मक लागतों में निम्नलिखित दो कारणों से, यानी कि जो तुलनात्मक लागतों में अंतर पाया जाता है उसके हिक्सर ने दो कारण बताए। वह किन दो कारणों से जो आपका तुलनात्मक लागतों में अंतर पाया जाता है। अब फर्स्ट इसका है, दो देशों में उत्पादन साधनों की संपन्नता में अंतर पाया जाता है। विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए साधनों की विभिन्न अनुपात या गहनता में अंतर होता है। तो हिक्सर ओहिलिन सिद्धांत के साधनों की प्रचुरता या दुर्लभता की व्याख्या दो मापदंडों के आधार पर की गई है। जो इस हिक्सर ओहिलिन का जो सिद्धांत है उसमें जो साधनों की प्रचुरता यानी कि जो संपन्नता है या जो दुर्लभता है उसकी व्याख्या दो मापदंडों के आधार पर की जा सकती है या की गई है। सबसे जो फर्स्ट है उसका एक तो आता है कीमत मापदंड, प्राइस, जो आपका है क्राइटेरिया, और सेकंड इसके अंदर आता है भौतिक मापदंड। तो सबसे पहले इसके अंदर हम देखते हैं जो आपका साधन प्रचुरता या दुर्लभता का कीमत मापदंड क्या है। इनके कीमत मापदंड क्या होता है। साधन प्रचुरता या दुर्लभता के कीमत मापदंड से हमारा अभिप्राय है कि जिस देश में पूंजी सापेक्ष रूप से सस्ती है तथा श्रम सापेक्ष रूप से महंगा है तो उसमें उसे पूंजी संपन्न देश कहा जाएगा। यानी कि जिस देश के अंदर पूंजी सस्ती है और श्रम महंगा है तो उसको हम क्या कहेंगे, पूंजी संपन्न देश कहेंगे, चाहे उस देश में पूंजी की मात्रा सापेक्षता कम ही क्यों ना हो। और इसके विपरीत यदि पूंजी अपेक्षाकृत महंगी है तथा श्रम अपेक्षाकृत सस्ता है तो उसे पूंजी दुर्लभ देश कहा जाता है। यानी कि जहाँ पर पूंजी क्या हो, महंगी हो और श्रम क्या हो, सस्ती हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, जो श्रम संपन्न देश कह सकते हैं, या जहाँ पर पूंजी क्या हो, दुर्लभ हो और श्रम ज़्यादा, उसको हम क्या कहेंगे, पूंजी दुर्लभ देश कहा जाता है, चाहे देश में पूंजी की मात्रा सापेक्ष रूप से अधिक क्यों ना हो। अन्य शब्दों में साधन की संपन्नता या दुर्लभता की
कसौटी साधन की मात्रा नहीं है बल्कि साधन की कीमत है। कीमत मापदंड के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत को हम जो आपका एक एग्जाम्पल दे रखा है उसके अनुसार देख सकते हैं। हम मान लेते हैं कि भाई दो कंट्री है, भारत और जर्मनी, दो देश हैं। जर्मनी पूंजी प्रधान देश है और इंडिया क्या है, एक श्रम प्रधान देश है। इसलिए जर्मनी में पूंजी की कीमत तथा श्रम की कीमत का अनुपात भारत में पूंजी की कीमत और श्रम की कीमत के अनुपात की तुलना में कम है। यानी कि जिस पर हम कह सकते हैं वह जो जर्मनी के अंदर जो पूंजी और जो श्रम है उसकी कीमत का जो अनुपात है वो भारत के अंदर जो पूंजी और श्रम है उसकी कीमत के अनुपात से क्या है, कम है। तो इसको आगे बताया गया है जिस प्रकार जर्मनी एक पूंजी प्रधान देश है तथा उसमें पूंजी अपेक्षाकृत सस्ती है। भारत श्रम प्रधान देश है क्योंकि भारत में श्रम अपेक्षाकृत सस्ती है। तो इन दोनों देशों में दो वस्तुएं, घड़ियों और पूंजी, घड़ियों का और कमीजों का। घड़ी एक पूंजी प्रधान जो वस्तु है और कमीज क्या एक श्रम प्रधान वस्तु, उनका उत्पादन किया जाता है। हिक्सर ओलियन के सिद्धांत के अनुसार जर्मनी पूंजी प्रधान वस्तुओं तथा अर्थात घड़ियों का निर्यात करेगा और भारत श्रम प्रधान वस्तुएं अर्थात कमीजों का निर्यात करेगा। तो इस सिद्धांत की जो हम व्याख्या वो एक डायग्राम के थ्रू भी कर सकते हैं। इस प्रकार से ये एक आपका डायग्राम है। ओ एक्सिस पर हम लेबर लेते हैं और ओ वाई एक्सिस पर हम लेते हैं आपकी कैपिटल लेते हैं। तो जो आपका डब्ल्यू है, जो ये वक्र है आपका डब्ल्यू वक्र है, वो 100 घड़ियों के उत्पादन को क्या करता है, शो करता है। और जो ये आपका एस जो करो है ये 100 शर्ट के प्रोडक्शन को क्या करता है, शो करता है। दोनों का ये एक प्रकार से सम उत्पाद वक्र है, आइसो क्वांट करो है। जो आपका डब्ल्यू है वो घड़ियों का आइसो क्वांट करो है 100 घड़ियों का, और जो आपका एस है वो 100 शर्ट्स का आइसो क्वांट करो है। तो ये दोनों का करो जो है वो घड़ियों और अलग अलग उत्पादन को क्या करते हैं, सेम उत्पादन को क्या करते हैं, वो शो करते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं जो आइसो क्वांट वक्र क्या होता है। सम उत्पाद वक्र वह वक्र है जो दो उत्पादन साधनों जैसे पूंजी तथा श्रम के विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है, जिसे उत्पादन की समान मात्रा का उत्पादन किया जाता है, प्राप्त होती है। यानी कि जो आइसो क्वांट कर्व जो होता है उत्पादन के दो ऐसे साधनों के विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है, जिससे उत्पादन की समान मात्रा का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं जो जर्मनी की जो सम सीमांत लागत रेखाएं हैं, जो जर्मनी की जो सम सीमांत लागत रेखाएं हैं ए बी और सी डी, ए बी और सी डी ये क्या है, जर्मनी की सम सीमांत लागत रेखाएं हैं। इसके अंदर जो भी इनको सप्रेस करके क्या है, दोनों एक दूसरे के बराबर है, सप्रेस करके बनाई गई है ए बी और सी डी। इसमें ये बताया गया है जो दोनों एक समान है, ये सम लागत रेखाएं समान कीमत अनुपात को प्रकट करती हैं। तो इसका जो भी आपका जो ओ वाई एक्स की और अधिक झुके हुए होने से इससे ज्ञात होता है कि जर्मनी पूंजी अपेक्षाकृत अधिक है। यानी कि जो भी ये दो कर्व होते हैं ये ओ वाई एक्सिस की ओर ज़्यादा झुके हुए हैं, तो इससे ये पता चलता है कि जर्मनी के अंदर जो ज़्यादा वो क्या किया जाता है, पूंजी का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है तथा पूंजी अपेक्षाकृत वहाँ पर सस्ती है और श्रम अपेक्षाकृत वहाँ पर महंगी है। इसी प्रकार अगर इंडिया की जो सम लागत रेखाएं देखें तो ये आपकी P1 और Q1 है और एक P2 और Q2 है, ये इंडिया की है। तो ये जो आपकी है ये ज़्यादा किसकी ओर झुकी हुई है, ये आपकी ओ एक्स एक्सिस की ओर झुकी हुई है। इससे पता चलता है कि इंडिया के अंदर ज़्यादातर श्रम का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। सम उत्पाद रेखाएं डब्ल्यू तथा एस केवल एक ही बिंदु ई पॉइंट पर, जो आपका ई पॉइंट है, एक ही बिंदु ई पॉइंट पर एक दूसरे को काट रही है। इस पॉइंट पर वो हैं एक दूसरे को क्या है, काट रही हैं। जो भी आपकी सम उत्पाद रेखाएं हैं जो डब्ल्यू है और जो एस है ये ई पॉइंट पर एक दूसरे को क्या कर रही है, कट कर रही है। इसे सिद्ध होता है कि साधन गहनता का कोई व्युत्क्रम अर्थात बदलाव नहीं, अर्थात घड़ियाँ दोनों देशों में पूंजी प्रदान है तथा कीमत कमीजें दोनों देशों में श्रम प्रदान है। यह निष्कर्ष हिक्सर ओलियन सिद्धांत की समानता पर आधारित है कि दोनों देशों में घड़ियों तथा कमीजों का उत्पादन एक समान किया जाता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं भी 100 घड़ियों की उत्पादन लागत, जब अगर जर्मनी की बात करें तो जो सम उत्पाद रेखा है सी डी,
सी और डी डब्ल्यू के एच पॉइंट पर, इस पॉइंट पर वो क्या करती है, सप्रेस कर रही है। तो इससे पता चलता है कि जो आपकी घड़ियों की जो उत्पादन लागत है ओ एफ प्लस या फिर ओ एम। इसी प्रकार से अगर हम कमीजों की, जर्मनी के अंदर कमीजों की देखें तो जो एस एस को जे पॉइंट पर वो क्या कर रही हैं, टच कर रही हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं वह जो आपकी यहाँ पर जो लागत है वो ओ एफ प्लस ओ एम 1 है। इसी प्रकार अगर इंडिया के अंदर हम देख सकते हैं तो इस प्रकार से ये आपका क्या है, इंडिया की भी हम कोस्ट को देख सकते हैं वह जो आपकी सप्रस रेखाएं हैं वो इस पॉइंट पर, यहाँ पर WWS को इस पॉइंट पर क्या कर रही है, वो टच कर रही है और इस पर इसको टच कर रही है। तो इसमें इसकी लागत हम निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो भी उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि कीमत मापदंड के अनुसार जर्मनी में पूंजी के अपेक्षाकृत सस्ता होने के कारण वहाँ पूंजी प्रधान वस्तु अर्थात घड़ियों का निर्यात किया जाएगा, और इसके विपरीत भारत में श्रम की अपेक्षा सस्ता होने के कारण वहाँ पर श्रम प्रधान वस्तु अर्थात कमीजों का निर्यात किया जाएगा। सेकंड इसके अंदर हम लेते हैं आपका, ये तो था आपका कीमत मापदंड। नेक्स्ट इसके अंदर आता है भाई साधन प्रचुरता या दुर्लभता का भौतिक मापदंड क्या होता है, यानी कि जो आपका भौतिक मापदंड क्या है। उसमें हमने दोनों साधनों की जो वो देखा था भाई कौन सा साधन किस देश के अंदर सस्ता है। साधन प्रचुरता की दुर्लभता के भौतिक मापदंड से हमारा अभिप्राय यह है कि यदि किसी देश में दूसरे देश की तुलना में पूंजी का अनुपात श्रम से अधिक है तो उसे पूंजी संपन्न कहा जाएगा, यानी कि जहाँ पर पूंजी का अनुपात अगर श्रम से अधिक है तो उसे पूंजी संपन्न देश कहा जाएगा। इसी प्रकार जिस देश में दूसरे देश की तुलना में श्रम का अनुपात पूंजी से अधिक है तो उसे श्रम संपन्न कहा जाएगा। अन्य शब्दों में इस मापदंड का आधार साधनों की मात्रा है। इस मापदंड के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की व्याख्या की जा सकती है। जैसे हम देखते हैं जो जर्मनी के अंदर क्या है, ये आपकी जो आपकी केजी है, जर्मनी में पूंजी की मात्रा है, एलजी है श्रम की मात्रा है, और ये इंडिया के अंदर है आपकी लेबर की मात्रा, कैपिटल की मात्रा है, और ये आपकी श्रम की मात्रा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो आपका जर्मनी के अंदर जो अनुपात है पूंजी की मात्रा का और जो श्रम की मात्रा का वो ज़्यादा है इंडिया के कंपैरिजन में। जर्मनी पूंजी प्रधान वस्तुओं तथा भारत श्रम प्रधान वस्तुओं का उत्पादन करेगा। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। श्रम प्रधान उत्पादन अर्थात कमीजों को हम देख सकते हैं जो आपकी शर्ट्स हैं उसको ओ एक्स एक्सिस पर लिया गया है, जो आपकी श्रम प्रधान जो उत्पादन है, और जो वाचीज हैं उनको ओ वाई एक्सिस पर लिया गया है। यदि दोनों देश एक ही अनुपात में दोनों वस्तुओं का उत्पादन करेंगे तो ओ आर जो रेखा है के साथ उत्पादन करेंगे, यानी इस रेखा के साथ उत्पादन करेंगे। जर्मनी अपने उत्पादन संभावना वक्र, जो जर्मनी का उत्पादन संभावना वक्र है G1 और G1, ये आपका ये क्या है, जर्मनी का उत्पादन संभावना वक्र है कि भी ई पॉइंट पर क्या करेगा, वो प्रोडक्शन करेगा। इनके अगर देखते हैं हम जहाँ पर ये दोनों आपका G और G1 ई पॉइंट पर वो क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा। भारत अपनी उत्पादन संभावना वक्र, अगर इंडिया की उत्पादन संभावना वक्र देखें तो I और I1 पर F पॉइंट पर वो क्या करेगा, F पॉइंट पर, इस पॉइंट पर वो क्या करेगा, F पॉइंट पर प्रोडक्शन करेगा अगर दोनों करते हैं तो। इससे ज्ञात होता है कि ई बिंदु पर जर्मनी के उत्पादन संभावना वक्र का ढलान अधिक झुका हुआ है तथा एफ बिंदु पर भारत के उत्पादन संभावना वक्र का ढलान अधिक चपटा है, फ्लैटर है। यह इस बात से स्पष्ट होता है कि जर्मनी की कीमत रेखा, जो जर्मनी की प्राइस रेखा है वो PP1 है। जर्मनी की जो प्राइस रेखा PP1 है और भारत की कीमत रेखा PP2 है। इससे सिद्ध होता है कि जर्मनी में घड़ियाँ अधिक सस्ती है तथा भारत में कमीजें अधिक सस्ती हैं। जर्मनी को पूंजी प्रधान वस्तु घड़ियों का अधिक उत्पादन करना चाहिए, और यह ध्यान रखना चाहिए कि उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट नहीं होता कि जर्मनी घड़ियों का निर्यात करेगा तथा भारत कमीजों का निर्यात करेगा। इस प्रश्न का उत्तर उन वस्तुओं की मांग पर निर्भर करेगा। यदि जर्मनी में घड़ियों की घरेलू मांग उत्पादन से कम है तब भी घड़ियों का निर्यात करेगा अथवा नहीं। इस प्रकार भारत कमीजों का निर्यात तभी करेगा जब कमीजों की घरेलू मांग उसके उत्पादन से कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम जो आपका विश्लेषण है उसमें कहा जा सकता है कि जर्मनी घड़ियों का और इंडिया क्या कमीजों का निर्यात करेगा। इस प्रश्न का उत्तर मांग तत्वों पर निर्भर करता है।
दो संभावनाएं यहाँ पर पैदा हो सकती है, जैसे यदि उपभोग तथा उत्पादन झुकाव विपरीत दिशा में है तब हेक्सर ओलियन वक्तव्य सही है, जर्मनी घड़ियों का और कमीजों का निर्यात करेगा। यदि उपभोग तथा उत्पादन समान दिशा के अंदर है, यानी विपरीत दिशा के अंदर है तो सही है, लेकिन अगर समान दिशा में है तो वो जर्मनी घड़ियों का निर्यात की बजाय आयात करेगा और भारत कमीजों के निर्यात की बजाय आयात करेगा। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं जो आपका हिक्सर ओलियन का जो सिद्धांत है उसकी क्या क्या आलोचनाएं हैं या क्रिटिसिज्म क्या क्या है। जो भी हमने आपकी तुलनात्मक लागत की जो आलोचनाएं की थी सेम वही जो इसकी आलोचनाएं हैं। सबसे पहले इसके अंदर आती है अवास्तविक मान्यताएं, यानी जो इसके अंदर मान्यताएं ली गई हैं, जैसे दो देश हैं, दो वस्तुओं का उत्पादन है, दो उत्पादन के साधन है, ये जो मान्यताएं ली गई या पूर्ण प्रतियोगिता है, पूर्ण रोजगार है, जो भी ये मान्यता ली गई ये सारी की सारी क्या है, अवास्तविक हैं। लियोनटिफ का विरोधाभास। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री लियोनटिफ ने अमेरिका के आयात तथा निर्यात संबंधी आंकड़ों की सहायता से सिद्ध किया कि हिक्सर ओलियन का सिद्धांत या निष्कर्ष गलत है कि पूंजी प्रधान देश पूंजी प्रधान वस्तुओं का निर्यात करेगा तथा श्रम प्रधान देश श्रम प्रधान वस्तुओं का निर्यात करेगा। लियोनटिफ का निष्कर्ष है कि इस धारणा के बिल्कुल विपरीत और विरुद्ध था, इसलिए लियोनटिफ के निष्कर्ष को लियोनटिफ विरोधाभास कहा जाता है। लियोनटिफ ने 1947 को आधार वर्ष मानकर अमेरिका में 192 उद्योगों के लिए इनपुट आउटपुट तालिका तैयार की। इस सारणी के आधार पर 10 लाख डॉलर निर्यात तथा उतने ही मूल्य के आयात प्रतिस्थापन के लिए श्रम तथा पूंजी की खपत की गणना की। इस संबंध में निष्कर्ष निकला कि अमेरिका एक पूंजी प्रधान देश होते हुए भी श्रम प्रधान वस्तुओं का निर्यात तथा पूंजी प्रधान वस्तुओं का आयात करता है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लियोनटिफ का विरोधाभास कहा जाता है। फिर आपका आता है नेक्स्ट इसके अंदर अगत्यात्मक सिद्धांत है। यह सिद्धांत अगत्यात्मक है, इसमें केवल यह ज्ञात होता है कि समय के एक निश्चित बिंदु पर किसी देश में साधनों की क्या स्थिति है, परंतु इससे यह ज्ञात नहीं होता कि उत्पादन दशाओं में परिवर्तन होने पर अर्थव्यवस्था का जो विकास है वो किस प्रकार का होता है। आंशिक संतुलन विश्लेषण। हैबलर ने इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा कि ओहिलिन का सिद्धांत व्यापक सामान्य संतुलन प्रणाली को विकसित करने में असफल रहा। यह तो एक प्रकार का जो आंशिक संतुलन विश्लेषण है। साधन समरूप नहीं होते। इसके विशेषताओं के अंदर हमने माना कि जो साधन होते हैं वो विभिन्न सभी देशों में समरूप हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, जो साधन होते हैं वो समरूप नहीं होते। उत्पादन की तकनीक समरूप नहीं होती। इसकी मान्यता के अंदर हमने माना जो उत्पादन की तकनीक होती है वो क्या है, समरूप है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वस्तुओं की कीमत का निर्धारण असंगत तर्क है। ओलिन का यह तर्क असंगत है कि वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण साधनों की कीमतों द्वारा नहीं होता, बल्कि साधनों की कीमतों का निर्धारण वस्तुओं की कीमतों द्वारा होता है। वास्तव में अंतिम वस्तुओं की कीमतें उनकी उपयोगिता अर्थात मांग तथा साधनों की कीमतें उनकी लागत अर्थात पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। नेक्स्ट इसके अंदर आता रुचि स्थिर नहीं रहती। ओलिन के सिद्धांत की मान्यता यह मान्यता भी वास्तविक नहीं है कि उपभोक्ताओं की रुचि स्थिर रहती है, परंतु वास्तव में उपभोक्ताओं की रुचि स्थिर नहीं रहती। सीमित व्याख्या है। आलोचकों के अनुसार साधन संपत्ति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केवल एक ही कारण है। ओलिन के सिद्धांत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अनेक कारणों जैसे साधनों में गुणों की विभिन्नता, उत्पादन तकनीक की विभिन्नता, पैमाने का बढ़ता हुआ प्रतिफल आदि की अवहेलना की गई है। परस्पर विरोधी निष्कर्ष। आलोचकों के अनुसार इस सिद्धांत का यह तर्क उचित नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण साधन कीमतों में समानता स्थापित हो जाती है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो साधन कीमतों में पाए जाने वाले अंतर के कारण उत्पन्न संभव होता है। इसलिए सिद्धांत के निष्कर्ष क्या होते हैं, विरोधी है। सापेक्ष में हम कह सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धांत को उपरोक्त आलोचना होते हुए भी यह सिद्धांत परंपरावादी सिद्धांत से अधिक तर्कसंगत है, वास्तविक और उचित सिद्धांत माना गया है।